अशल ने हकीम साहिब की बात मान ली। वो तैयार होकर माहम के घर पहुंची। मोमिना और मरियम बीबी भी तैयार हो चुकी थीं। अशल ने उनको मुस्कुराते हुए देखा। आपी कैसी लग रही हो? मोमिना ने झूमते हुए अशल से पूछा। अशल के मुखड़े पर जल्दी से मुस्कान ने कदम रखे। वो मुस्कुराते हुए बोली, औसम, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। मरियम बीबी ने अशल से कहा। आंटी, माहम कहाँ है? अपने कमरे में। मैं इसे लेकर आती हूँ। अशल ने अपने लहंगा उठाया। वो हील वाली सैंडल पहने हुए कमाल महारत से सीढ़ियां चढ़ने लगी। अशल बगैर दस्तक के माहम के कमरे में दाखिल हो गई। ओ नो, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? अशल ने माहम को देखते ही कह दिया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं। तबीयत का तो बहाना है, तुम अपनी लाइफ के टर्निंग पॉइंट से पहले ही यू टर्न ले रही हो। मेरी ख्वाहिश थी तुम भी हमारे साथ चलती। अशल ने जांचती नजरों से देखते हुए कहा। ख्वाहिश का ताल्लुक आपकी अपनी मर्जी से होता है, इसलिए मैं जाना नहीं चाहती। ओ माहम ने जवाब दिया। फाइन माहम चौधरी, मोहब्बत का ताल्लुक आपकी अपनी मर्जी से नहीं होता। मोहब्बत और भूत अब से पूछ कर नहीं चिमती। ये दोनों जबरदस्ती इंसान के अंदर घुस जाते हैं। अशल ने अपना नुक्ता नजर पेश किया। भूत बंजर मकानों में घर बनाते हैं और मोहब्बत खाली दिलों में बसेरा करती है। मेरे दिल पर शमून के नाम की रजिस्ट्री हो चुकी है। नाजायज कब्जे को रजिस्ट्री का नाम मत दो। दिल और खाली प्लाट में फर्क होता है माहम चौधरी। मन के महल्ले में सारे प्लाट मन की मर्जी से ही ट्रांसफर होते हैं। अशल मुसलसल माहम को देखे जा रही थी। माहम ने इसे देखा तो अपनी निगाहों को झुका लिया। अशल फिर से मुस्कुराते हुए बोली, मैं नफरत के डर की वजह से नहीं जा रही थी। तुम मोहब्बत की वजह से इनकारी हो। तुम मानो आ ना मानो, मोहब्बत का भूत तुम्हारे अंदर घुस चुका है। माहम के चेहरे पर संजीदगी बढ़ गई, जिसे अशल ने महसूस कर लिया था। अशल ने माहम की संजीदगी को खत्म करने के लिए बात बदली। भूत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोस्ट। माहम ने मुख्तसर से जवाब दिया। ये इंग्लिश भी अजीब जुबान है। प्यार, इश्क, मोहब्बत का एक ही मतलब बताती है, लव। ये भी कोई बात है? 3 लफ्जों का मतलब सिर्फ एक। मोहब्बत लफ्जों की कैद से आजाद है। समझना चाहो तो नामुमकिन। ये हमारे अंदर ही होती है, भूत की तरह अंदर घिसती नहीं। हम आसी बाहर तलाश करते रहते हैं। तुम्हारे जैसे जिन्स मुखालिफ के दरमियान कसक और हौस को ही मोहब्बत समझते हैं। अशल, तुम मुझे एक बात का जवाब दो। हकीम चचा और अरूसा चची से ज्यादा तुम्हें कौन मोहब्बत कर सकता है? हारिस भाई भी तुमसे मोहब्बत करते हैं। उनकी मोहब्बत तुम्हारे वालिदैन से ज्यादा हो ही नहीं सकती। हैरत होती है मुझे उन लड़कियों पर जो अपने वालिदैन का घर छोड़कर किसी के साथ भाग जाती हैं। माहम ने संजीदगी से जवाब दिया। नाइस, वेरी नाइस। मोहब्बत पर तकरीर करो तो फर्स्ट प्राइज तुम्हें ही मिलेगा। तुम सिर्फ इतना बताओ, तुम हमारे साथ चल रही हो कि नहीं? अशल ने पूछा। नहीं, माहम ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। ओके बाय। अशल जोर से कमरे का दरवाजा बंद करते हुए गुस्से से चली गई। 300 के करीब मर्द ओजन मेराज के गांव से मॉडल टाउन लाहौर जाने के लिए तैयार हुए थे। उनमें से काफी सारों ने बल्कीस से अपने मालिकों की तारीफें सुन रखी थी। मुजम्मिल ने बल्कीस को कहा था वो जितने लोग ला सकते हैं ले आएं। बल्कीस ने अपनी तरफ से भी बहुत सारे मेहमानों को मदऊ किया था। सारे मेहमान बखैर व आफियत शादी हाल पहुंच गए। वलीमे की दावत के दौरान शमाइल की मुश्ताक आंखें मुजम्मिल के दीदार के लिए बेकरार थीं। वो सितारा के ताने सुन सुनकर तंग आ गई थी। खाना खाने के दौरान ही आखिरकार इसने तंग आकर बाज़ला से पूछ ही लिया। मुजम्मिल नजर नहीं आ रहा। बाज़ला इसकी बेतकल्लुफी से पूछे हुए अंदाज पर मुस्करा दी। चंद लम्हे इसने शमाइल को गौर से देखा, फिर बोली, तुम मुजम्मिल भाईजान का पूछ रही हो? शमाइल ने अपनी पलकों को हाँ में जुम्बिश दी। मुजम्मिल भाई इस्लामाबाद गए हैं, बाज़ला ने जवाब दिया और अपनी हंसी छुपाते हुए आगे बढ़ गई। तुम तो कहती थी वो तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, सितारा ने फिरनी खाते हुए ही कह दिया। शमाइल ने खा जाने वाली नजरों से सितारा को घूरी डाली, जो मीठा खाते हुए भी कड़वी बातें कर रही थी। अशल खुद जाकर मुमताज बेगम से मिली और अपना तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशल है। अशल मुमताज बेगम के पास दूसरे सोफे पर बैठ गई। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पहचाना नहीं बेटी, तुम कौन हो?
मुमताज बेगम ने मुतजस्सिस होकर पूछा। नीलम और नुमान की बेटी अशल ने नूरानी मुस्कुराहट के साथ आगाह किया। मुमताज बेगम ने अशल के वजीहा रुख रोशन को फसाहत से देखा और काफी देर देखती रही। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उधर मेरे पास आओ। अशल पास आई तो मुमताज बेगम ने इसकी पेशानी चूम ली। अशल का सारा खौफ हुआ हो गया। इसे मुमताज बेगम से मोहब्बत की सूंधी सूंधी खुशबू आई। वो सोच रही थी मोहब्बत का एक ही बोसा ला ताल्लुकी की गहरी खाई पर पिल बना देता है। मैं तो समझती थी आप मुझ पर खफा होंगी, अशल ने मीठी आवाज से कहा। तुमने खुद ही समझ लिया, और मुमताज बेगम ने गर्दो नवा का जायजा लेते हुए कहा। सब लोग खाना खाने में मसरूफ थे। वो चाहती थी उनकी और अशल की बातें कोई ना सुने। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मुमताज बेगम ने अपने सामने पड़े खाने की तरफ देखकर पूछा। आपने भी तो नहीं खाया, अशल ने भी सामने पड़े खाने की तरफ देखते हुए जवाब दिया। मेरी उम्र में दवाइयाँ ज्यादा खानी पड़ती हैं और खाना कम। तुम खाओ शाबाश, बाद में कहीं तन्हाई में बैठकर बातें करते हैं। मुमताज बेगम ने अशल से ऐसे कहा जैसे हम उम्र बचपन की सहेली हो। मुमताज बेगम और अशल की एकदम कुर्बत को बाजला और मोमिना समझने से कासिर थी। सिर्फ उन दोनों की तवज्जो इस तरफ थी। बाजला अपनी मां की गैर मौजूदगी में बेगम साहिबा का ख्याल रख रही थी और मोमिना को अशल की संगत ही मुयस्सर थी। मोमिना की मेराज के गांव की दूसरी लड़कियों और अपनी तायाजाद शमाइल से कोई खास अलग सलैक नहीं थी। खाने से फारिग होने के बाद लड़कियों का फोटो सेशन एक बार फिर शुरू हो गया। उधेड़ उम्र औरतें खुशगपियों में मसरूफ थीं। मर्द हजरात मॉडल टाउन पार्क की सैर को निकल गए। सैर का तो बहाना था, असल में मेराज के वाले सवा सैर खाए हुए शिरखुरमा को हजम करना चाहते थे। बड़ी बूढ़ी औरतों ने बीनिश के मुखड़े पर बिखरी हुई मसरत से खुद ही अंदाजा लगा लिया था कि लड़की बहुत खुश है। दुल्हन की चंद करीबी सहेलियां जिनमें शमाइल और सितारा भी शामिल थीं, इसके साथ खुशगप्पियों में मसरूफ थीं। दुल्हा बासित गांव के नौजवानों के साथ इशारों ही इशारों में बातचीत कर रहा था। कुछ उधेड़ उम्र मर्द बासित को दौर से ही देखकर खुश हो रहे थे, आखिर वो उन्हीं के गांव का सपूत था। एक तरफ चंद खुशखुराक हजरात खाने की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। मुमताज बेगम ने वेटर से कह के शादी हाल के मैनेजर को बुलाकर अलग से बैठने का बंदोबस्त करवा लिया था। शादी हाल का मैनेजर मुमताज बेगम की हैसियत से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए इसने अपना कमरा उन्हें बैठने के लिए पेश कर दिया था। तुम्हारा बाप नुमान फोन पर तुमसे बात करता है? मुमताज बेगम ने संजीदगी से अशल से पूछा। जी नहीं, अशल ने अफसरुदगी से बताया। और मां नीलम? वो करना चाहती हैं मगर, अशल ने रुक रुक कर कहा। क्या आकिल और अरूसा ने मना किया है? मुमताज बेगम ने तशवीश से पूछा। नहीं नहीं, अब्बा अम्मा ने तो कभी मना नहीं किया। मैं खुद ही बात नहीं करती। उन दोनों की कभी याद आई? मुमताज बेगम ने बगैर तवक्कुफ के पूछा। सच कहूं याद तो नहीं आती, हाँ जब याद करने की कोशिश करती हूं तो दुख जरूर होता है, अशल ने मरियल आवाज के साथ अपने दिल का अहवाल बताया। अशल ने आंसू से चमकती हुई आंखों के साथ मुमताज बेगम से पूछा। मैं आपको दादी कहूं या नानी? सहेली, मुमताज बेगम ने अशल की चमकती आंखों में देखते हुए जवाब दिया और साथ ही इसे अपने गिले भी लगा लिया। गिले लगने की देर थी, अशल के आंसू छलक पड़े। अशल की आंखों में सालों से कैद आंसुओं को आखिर रिहाई मिल ही गई। मुमताज बेगम ने अशल को खुद से अलग किया और बात बदली। सुना है तुम्हारी मंगनी हो गई है? हाँ जी, अशल ने टिश्यू की मदद से आंखों के नीचे बिखरा काजल साफ किया। तुम्हें मंगनी करवाने की इतनी जल्दी क्या थी? मुमताज बेगम ने ऐसे कहा जैसे वो अशल की बचपन की सहेली हो। क्या मतलब मैं समझी नहीं? अशल ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरे पोते मुजम्मिल बेग को देखा है? जी हाँ, बहुत हुसैन हैं मुजम्मिल साहिब। तुम्हारी मंगेतर से भी ज्यादा। मुमताज बेगम ने परखत्ती निगाह डाली। दादी की तरह देखो तो हाँ, अगर अशल की नजर से देखो तो नहीं। अशल की निगाहों को हारिस के अलावा कोई जचता ही नहीं। खुशी हुई ये जानकर तुम अपने माँ बाप जैसी नहीं हो। मुमताज बेगम ने अशल के गाल पर शफकत से हाथ रखा। मुजम्मिल भी अपने माँ बाप जैसा नहीं है। ठीक कह रही हो। बल्किस ने ठीक कहा था तुम्हारे बारे में कि तुमने खुद को संभाल लिया है, लेकिन मुजम्मिल अभी तक बिखरा हुआ है। काश इसे भी कोई तुम्हारी जैसी मिल जाए। समझो मिल गई सहेली। इस बार अशल ने मुमताज बेगम से ऐसे बात की जैसे वो उनकी सहेली हो।
कौन है? कहाँ है? कैसी है? मुमताज बेगम की आंखें रोशन हो गईं। उनमें बुझे दीप जल उठे थे। मास्टर महमूद की बेटी है। हमारे घर के सामने ही रहती है। बहुत ही खूबसूरत है। काले सिया घुंघरियाले बाल, मोटी मोटी बली आंखें, दूध की तरह सफेद रंग, मीठी और धीमी आवाज में बात करती है। अशल के मुंह से तारीफ सुनकर मुमताज बेगम खामोश हो गईं और कुछ सोच में पड़ गईं। अशल ने देखा तो पूछा, क्या सोच रही हैं आप? मुजम्मिल नहीं मानता, शादी के लिए क्या करूं? बस इतनी सी बात। इतनी सी बात नहीं है अशल, मुमताज बेगम ने परेशानी से कहा। अशल मुस्कुराई और बारात वाले दिन का आंखों देखा हाल मुमताज बेगम को सुना दिया। मुमताज बेगम का चेहरा हशाश बशाश हो गया। इसके बाद अशल ने माहम की बचपन की मंगनी की रुदात भी सुनाई तो मुमताज बेगम के चेहरे पर फिर से उदासी आन बैठी। सहेली, परेशान ना हो, माहम अपने मंगेतर को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो तो अपने मरहूम बाप की जुबान का पास रखे हुए है। वो कहती है मैं शादी से कभी इनकार नहीं करूंगी और ना ही आंटी मरियम को करने दूंगी। अशल ने अपनी तरफ से तसल्ली देने की पूरी कोशिश की लेकिन मुमताज बेगम उदास ही थी। अशल बेटी, जमाना बुरा नहीं होता, लोग अच्छे बुरे होते हैं। मैं गलत थी, मैं 25 साल से जमाने को ही बुरा कह रही थी। 25 साल बाद भी जमाना तो ठीक ही है। अब माहम को ही देख लो, अपने मरहूम बाप की जुबान का कितना पास है इसे। तुम उसको ये रिश्ता खत्म करने के लिए कभी मजबूर मत करना। हाँ, इसके हक में जो बेहतर हो इसकी दुआ जरूर करना। मैं मुजम्मिल के लिए दुआ करूंगी। कुछ देर कमरे में खामोशी रही, फिर मुमताज बेगम को एक और फिक्र लाहिक हुई। अशल बेटी, तुम लोगों के मुतालिक गांव में कौन कौन जानता है? मास्टर साहिब के बाद सिर्फ आंटी मरियम जानती है। माहम, वो नहीं जानती, अब बेफिक्र हो जाए। जब तक मेराज के गांव वाले वापस नहीं गए मुमताज बेगम और अशल अकेले में ही बातें करती रही। अशल ने मुमताज बेगम और मुजम्मिल का मोबाइल नंबर ले लिया। आने से पहले मुमताज बेगम ने अपनी कलाई से एक सोने का कंगन उतार कर अशल को पहना दिया था। अशल ने लेने से इनकार किया तो मुमताज बेगम बोले, आकिल और अरूसा से कहना मैं उनकी कुछ लगती हूँ और तुम मेरी कुछ लगती हो।